साथियों नमस्कार। हम 70वीं बीपीएससी परीक्षा का जो रिजल्ट आया उस पे बात करेंगे और जिन स्टूडेंट्स का हार्ड लक रहा स्पेशली हम उनको एड्रेस करना चाहेंगे। देखिए, कोई भी परीक्षा हो जिसमें चाहे वो प्रीलिम्स ही क्यों ना हो, खैर मेंस की बात तो अलग हो जाती है। फॉर्म आता है, हम लोग भरते हैं, उसके बाद प्रीलिम्स पास करते हैं, खुशी मिलता है, मेंस का एग्ज़ाम देते हैं, महीनों इंतज़ार करते हैं और फाइनली जब रिजल्ट आता है तो नहीं होता है, तो उसमें दुख होना लाजमी है। और पास्ट में मैंने ये कई बार एक्सपीरियंस किया है फेलियर को, मेंस के स्तर पे तो कम बट फाइनल स्टेज पे ज़्यादा। तो मैं हमेशा एक स्टूडेंट की तरह ही सोचता हूँ और एक स्टूडेंट की तरह ही अपनी चीज़ों को लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूँ और गुजरना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता, तो मतलब व्हाट आई एम सेइंग कि आई कैन कोरिलेट विद यू कि आप किस तरह से फीलिंग्स से गुजरते हैं, बट इन सब के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि आपको वे फॉरवर्ड पे सोचना ही पड़ता है। देखो, सब्जेक्टिव पेपर्स में ना, जो खासकर नए स्टूडेंट्स हैं उनको पता हो या ना हो, सब्जेक्टिव पेपर्स में हमेशा सब्जेक्टिविटी बनी रहेगी। अगर आप मुझे पेपर चेक करने को दोगे या किसी भी टीचर को सेम ही क्वेश्चन चेक करने को दोगे, इवन 1 आवर के डिफरेंस में भी हो सकता है कि अगर 38 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं किसी में 19 दे दूं या कभी 21 दे दूं। आप सोच के देखो कि इतने सारे पेपर्स हैं, उसमें 2-2 नंबर, 1-1 नंबर अगर डिफरेंस आता है, जो कि किसी का कोई बायसनेस या डिस्क्रिमिनेशन की मैं बात नहीं कर रहा। ये पेपर का नेचर ही ऐसा है सब्जेक्टिविटी में, ये कंप्यूटर द्वारा तो चेक हो नहीं रहा है कि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को, किसी को नुकसान हो सकता है, किसी को फ़ायदा हो सकता है। तो मेरा कहना ये है ना कि इससे कई बार जब आपका लक साथ नहीं देगा तो उस समय जो एग्जामिनर हैं, हो सकता है किसी सेम एग्जामिनर को बहुत अच्छा वो कॉपी लगे। और आप खुद सोच के देखिए ना, आप दिन भर में कई लोगों से मिलते हैं, एक ही इंसान किसी को अच्छा लगता है कि नहीं बहुत अच्छा आदमी है, और सेम ही इंसान के बारे में मैं सुनता हूँ बोलेगा कि नहीं ये अच्छा इंसान नहीं है। तो ऐसा क्यों हो पाता है? आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो सबको क्या सेम क्लासेस अच्छी लगती हैं? नहीं लगती हैं। किसी को लगता है कि नहीं इस कोचिंग का ये बढ़िया है, इस क्लास का वो बढ़िया है ना? जबकि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओगे, हर बैच में कुछ ना कुछ एडमिशन होगा। इस एग्जाम्पल से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबकी पसंद अलग अलग है। मेंस के पेपर में सब्जेक्टिविटी बनी रहेगी, आपको करना हमेशा, मैंने इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया है कि हालांकि अगर संभव हो तो कि आप कभी भी, खासकर जैसे प्रीलिम्स है उसमें भी बाउंड्री पे रहने का प्रयास मत कीजिए। अगर आप बाउंड्री पे रहते हैं तो चीज़ें आपके फेवर में जा भी सकती हैं, नहीं भी जा सकती हैं। और इस एग्जामिनेशन में चाहे हर स्टेज पे जो लक है उसका बहुत बड़ा रोल है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप प्रीलिम्स में भी आप देखते हैं 88 कट ऑफ गया, आप क्यों 90 नंबर, 88 नंबर, 87 नंबर ऐसा लाने की प्रयास करते हैं? आप सोचो सीधे कि मुझे 110 प्लस स्कोर करना है, बात ही खत्म। सबके लिए संभव नहीं हो पाएगा, बट अगर कोई एक कर रहा है तो आप भी कर सकते हैं ना। ऐसा थोड़ा है कि अब आप कहोगे कि कोई अधिक समय से प्रिपेयर कर रहा है, कोई कम समय से कर रहा है, उसका लक साथ दिया। आई एग्री कि लक साथ देता है। कई सारे तुक्के होते हैं जो लड़ भी जाते हैं, कई सारे तुक्के नुकसान भी होते हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि आप बाउंड्री, अगर आपको 8 आवर्स की स्टडी रिक्वायर्ड है तो आप 12 घंटा पढ़िए। अगर आपको 8 पेजेस की आपको लगता है कि स्टडी रिक्वायर्ड है तो आप 12 पेज रेलेवेंट होना चाहिए, ये पढ़ना है। पहला काम ये करना है। देखो, यू कैन गो ऑन टू क्रिटिसाइज मी, इट्स योर चॉइस, या यू कैन लर्न समथिंग जो आपको लगता है कि आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है। और ये यहाँ मैंने एक लाइन लिखा है, ये मेरा लाइन नहीं है, कहीं से ये लाइन है कि योर एटीट्यूड डिफाइंस योर ऑल्टीट्यूड। आपका एटीट्यूड, एटीट्यूड में आपका क्या होता है? ABC आपने एथिक्स के पेपर में पढ़ा होगा कि ABC का कॉन्सेप्ट है। तो उसमें बिहेवियर भी आपका होता है, आपका कॉग्निशन होता है, थिंकिंग पैटर्न होता है, आपका अफेक्शन होता है, आपका इमोशनल साइड है। तो हर चीज़, ये तीनों चीज़ मिलाकर आपका एटीट्यूड बनाता है। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि आप हमेशा एक कोशिश कीजिए कि आप कितनी भी बुरी स्थिति में क्यों ना हो, वहाँ से उठने की जो ललक है वो आपके अंदर होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दिस जस्ट टू मोटिवेट यू, मेरा ये मतलब नहीं है, क्योंकि आपको खड़ा करने के लिए आपके कमरे के अंदर कोई नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई नहीं आएगा कि आप
अगर गिरे हैं आज तो आज आप खड़े होंगे या नहीं होंगे। ये सिर्फ काम कोई नहीं आएगा, आपके टीचर होंगे वो अपना काम कर रहे होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे उनके पास भी है, कभी हाल चाल ले लेंगे, आपको जो ज़रूरतें होंगी पेरेंट्स उसको पूरा कर देंगे। उठना आपको खुद ही पड़ेगा। और मैं अपनी लाइफ से अगर आपको थोड़ा जोड़ कर दिखाऊं तो एक से एक सेटबैक्स आए हैं, एक से एक, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, अपनी जो पढ़ाई है उसके लेवल पे हो, हर लेवल पे लेग पुलिंग से लेके हर चीज़ें होती रही हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक चीज़ डेवलप करना पड़ेगा, वो है रिजिलियंस। अगर आप रिजिलियंट नहीं है तो आप चीज़ों को लेकर परेशान हो जाएंगे। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जिनका अगर अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपको बहुत हताश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत क्लैरिटी के साथ ये बात कह रहा हूँ। अभी इंटरव्यू स्टेज है, वहाँ से लोग बाहर होंगे, और इवन जो लोग सर्विस में आ भी जाएंगे, द पिक्चर इज़ नॉट रोजी हेयर। ये बहुत ही ओपन शब्दों में मैं कह रहा हूँ। हम लोग इसलिए नहीं सोचते हैं ना, कि हम लोग ये सोचते हैं कि पहले हो तो जाए उसके बाद इस चीज़ के बारे में सोचेंगे। मैं एक सेपरेट वीडियो में बात करूंगा कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आप सर्विस में होते हैं, जब आप काम करते हैं, तो उस समय किस प्रकार की चुनौतियां आपके सामने आती हैं, और आप क्या कर रहे होते हैं, क्या सब कुछ जो हम इमेजिन करते हैं वो हो रहा होता है, या क्या सारा पिक्चर रोजी है, क्या जो जितना पश्चाताप एक स्टूडेंट करता है कि मुझे काश मिल गया होता, क्या वो उतना लायक है। हम इन चीज़ों पे भी बात करेंगे। बट अभी चूंकि मुझे ये कहना था कि आप लक पे चीज़ों को मत छोड़िए, तब भी आपका लक फैक्टर रहेगा। बट मान लो कोई अगर 110 प्लस स्कोर कर रहा है, दो चार अगर आंसर की चेंज हो जाए, मान लो बहुत सारे लोग रिप्रेजेंटेशन भेज देंगे, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। वो हर कमीशन में होता है। इवन आप यूपीएससी की भी बात करेंगे तो आंसर्स जो है यूपीएससी भी क्लेम करने के लिए कहता है, और बहुत सारे आपको लगेगा कि आपके साथ इनजस्टिस हो गया। मैं उस पार्ट पे नहीं जा रहा। आपको अपना इंप्रूवमेंट करना है। जैसे मैं अगर आगे थोड़ा सा इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अन्यथा बहुत टाइम ले लेगा। देखो, पहली चीज है ना कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ना बहुत टाइम लग जाता है ये समझने में कि हमें पढ़ना क्या है। उनका जो मटेरियल है ना, स्टडी मटेरियल, वो फाइनल नहीं हो पाता। ये मेरे साथ भी बहुत लंबे समय तक सूझ रहा है कि स्टडी मटेरियल फाइनल ही नहीं हो पाएगा। इसके पीछे लॉजिकल कारण भी है। इतना सारा स्टडी मटेरियल है, आप कैसे, और सब्जेक्ट भी तो एक नहीं है, आप कैसे डिसाइड करोगे कि हम कौन सा पढ़ें। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ कि एक स्टडी मटेरियल उठाया, कुछ दिनों के बाद ठीक नहीं लगा, फिर उसको चेंज किया। अब देखो, अब उससे तो मैं रिवाइज कर नहीं पाऊंगा। अब वो मेरा जो टाइम मैंने दिया वो लंबे समय तक, आपको पता है, मुझे भी नहीं याद रहता, और मेजॉरिटी लोगों को तो नहीं याद रखता। अगर कोई क्लेम करता है तो मे बी सुपर मतलब ह्यूमन बीइंग है, मुझे नहीं पता। बट आई बिलीव कि मैं चीज़ों को आज अगर लर्न करता हूँ तो कुछ चीज़ें मेरे दिमाग से चली जाती हैं, मेजॉरिटी चीज़ें चली जाती हैं, इफ़ आई डू नॉट रिवाइज दोज थिंग्स। तो अगर आपने बार बार मटेरियल चेंज किया तो ये बहुत गड़बड़ स्थिति है। और खासकर बीपीएससी के क्षेत्र में तो आपको अक्सर मिलेगा कि कोई एक डेफिनेट सोर्स, मैं जब भी कोई पूछ देता है कि ये कौन सी किताब से पढ़ें, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए भी, जबकि मैंने बहुत सारी बुक्स को रेफर किया है। उसके बावजूद भी ये बताना कि कौन सा बुक आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए रेफर करो। जैसे मान लो अगर मुझसे आकर कोई कह देता है कि चलो, मैं पॉलिटी बैकग्राउंड है, कि आप बता दो, कोई किताब बता दो कि हम इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नेंस जो है हम कहाँ से कवर करें, मैं कौन सा किताब बताऊं, कौन सा किताब बताऊं। प्रीलिम्स के लिए तो चलो कह दोगे कि लक्ष्मीकांत, सब बोल रहे हैं, आप भी बोल दोगे, बट कौन सा किताब बताओ। ये क्राइसिस है, और एक रियल क्राइसिस है। आप खुद से पूछ के देखो कि इस रियल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया था। अगर आपने आप मेहनत करके अपना नोट्स बहुत सारे इंस्टीट्यूट से आप बना लेते हैं, और वो नोट्स रेलेवेंट है, जिस प्रकार बीपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है, तो ठीक है। और आपने उस चीज को उसको बना लिया, नोट्स याद कर लिया, और पेपर में एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, जो रिक्वायर्ड है उसके अनुसार अगर आपने प्रोड्यूस कर दिया, और उसके बावजूद आपने कंसिस्टेंटली पूरे पेपर को कर दिया, अगर आपका नहीं हुआ है तो ये चिंता का विषय है। अन्यथा मैं जानता हूं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का ये हो ही नहीं पाता। एक तो मटेरियल ही नहीं जुट पाता है उनका। मटेरियल जुटेगा तो वो सब स्टैंडर्ड होगा, और अगर जुटा भी तो एक या दो सब्जेक्ट का अच्छा जुटेगा।
तो सबसे पहला मैं कहूँगा ना कि आप अपना सोर्स को डिफाइन करो, कहीं से भी पढ़ो, डजेंट मैटर, कहीं से भी। आप फ्री पढ़ रहे हो, किसी के यहाँ पढ़ रहे हो, बट पता होना चाहिए कि अगर फेडरलिज्म टॉपिक है तो फेडरलिज्म टॉपिक के अंदर सब टॉपिक क्या हो सकते हैं, उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स को आप कोट करोगे, कौन से जजमेंट्स को कोट करोगे, क्या इंट्रो होगा, क्या कंक्लूजन होगा, कैसे आप मोल्ड करोगे, कैसे करंट अफेयर से लिंक करोगे उस चीज को, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म में उसको कैसे लिंक करते हो। जैसे मान लो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कॉम्पिटिटिव है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, स्कॉलर्स को कोट करते हो। अगर सारी चीजों को कोट करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस को बताते हुए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और स्कीम्स को बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट का मान लो कि एसआर बोम्मई का जजमेंट है, आप इन तरह की चीजों को बताते हो, अगर सारी चीजों को लिख दिया तो यार टीचर नंबर क्यों काटेगा, मतलब कोई। लेकिन अगर बिल्कुल नॉर्मल सा लिख दिया कि बस डेफिनेशन बता दिया और उसके दो चार इम्पैक्ट और की टर्म्स नहीं आए, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि की टर्म्स उस सब्जेक्ट के आने चाहिए। अगर आप इकोनॉमी का आंसर लिख रहे हो तो इन्फ्लेशन जैसा शब्द महंगाई के लिए आपको आना ही, मतलब लाना ही पड़ेगा। आप पॉलिटी का आंसर लिख रहे हो तो आपको मान लो वर्ड है क्वाजी फेडरल, तो इस तरह के शब्द का यूज करना होगा, ठीक है। तो मैं इतना भी नहीं कह रहा कि आप एकदम लीगल टर्मिनोलॉजी का ही यूज करो, कुछ सू जेनरिस आप यूज कर रहे हो तभी आपको मार्क्स मिलेगा, उतना अंदर नहीं जाओगे तब भी काम चलेगा। बट जो होता है ना, जो कॉमन पार्लेंस में हम यूज करते हैं जिन शब्दों का, आप उसको, तो नोट्स आप सबसे पहले अपना तैयार कर लो, एकदम क्रिस्प नोट्स हो वो तैयार कर लो, उसको आप लर्न कर लो। नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, और नॉलेज ऐसी होनी चाहिए कि वो मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए। आपसे मैं कुछ भी पूछूं, आपके पास एक बहुत ही संतुलित उत्तर, एक बैलेंस्ड आंसर आपके मतलब जुबान से निकलनी चाहिए। एक्सप्रेशन आना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास बहुत नॉलेज है, आपके बहुत सारे टीचर्स होंगे। मैं जब डीयू में था तो बहुत सारे टीचर्स थे कि मुझे ताज्जुब होता था कि इनका यूपीएससी क्यों नहीं निकला, जब वो बताते थे कि उनका कभी मेंस नहीं निकला तो बहुत ताज्जुब होता था। बट क्या है कि उनका एक सब्जेक्ट पे कमांड है, बहुत सारे फैक्टर्स है ना, एक सब्जेक्ट पे कमांड है। दूसरा, जब उनसे ये कहा जाता है कि ये 150 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है, तो वहां पे आप सारे एस्पेक्ट्स को उन 150 शब्दों में लिख पाते हैं कि नहीं। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जस्ट 150 शब्दों में आप लिख पा रहे हो कि नहीं, यहां एक मैटर फंस जाता है। तो ये कई लोग नहीं कर पाते हैं। एक्सप्रेशन में आप कितना क्रिएटिविटी अपना दिखा पाते हैं, कितना इजीली टीचर का काम कितना आसान कर देते हैं कि टीचर को पढ़ ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और मैंने मिसकॉन्सेप्शन देखा है कि बहुत सारे लोग कह देंगे कि मैंने पूरा पन्ना भर दिया था। देखो, एक लेवल तक ठीक है, पन्ना भरना चाहिए, आई एग्री, बट सिर्फ पन्ना भरने से या रिलेटेड बातें लिखकर पन्ना भरने से नंबर नहीं मिलेगा। एक वर्ड होता है जो आपने सुना होगा, खासकर पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू के टर्म्स में, ब्लफ करना। और आपको हर कोई सजेस्ट करता होगा कि प्लीज डोंट ब्लफ बिफोर द बोर्ड। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप ब्लफ करोगे, यानी कि एक तरह से बोर्ड को बरगलाने की कोशिश करते हो, उसको झांसा देने की कोशिश करते हो, तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। मतलब आपको अगर कोई रिक्रूट करने बैठा है, उसको ब्लफ करोगे, ठीक पन्ना भरना मुझे ऐसा लगता है ब्लफ करने जैसा है। बस आप वहां सामने नहीं है, लेकिन अगर पूछा गया है कुछ और लिख रहे हैं कुछ, आपको लग रहा है कि लिखी तो दिया, 4 पन्ना लिखी तो दिया, वैसे नहीं मिलता है मार्क्स। टीचर आपका इंट्रो पढ़ के समझ जाएंगे, हो सकता है कि आगे पढ़े भी ना, आप कुछ कर भी नहीं सकते। आपको मैंने कई बार कहा है कि ये आपका जोन ऑफ कंट्रोल या स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है और वो यहाँ पे है, आप कुछ नहीं कर सकते। टीचर कितना टाइम में आपका क्वेश्चन पढ़ेंगे, दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। टीचर कितना मार्क्स देंगे, दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। आप जो आपके कंट्रोल में है कि आप अच्छा नोट्स बनाएं, आप अच्छा से पढ़ें उस चीज को, अच्छी एक्सप्रेशन के साथ लिखें। जैसे 4 पन्ना या 38 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 साइड या 5 साइड आप मिनिमम उस पर लिखें। कोई जरूरी नहीं है 8 पन्ने का। मैंने तो आज तक मुझे याद नहीं है कि 5 साइड से ज्यादा का 38 नंबर में लिखा होगा। तो आपको इवन अगर आपको कोई एसए का पेपर है 700 से 800 वर्ड का, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे इसको जो है एक्सीड करके और जितने पन्ने हैं सारे भर देना चाहिए। मैंने सारे पन्ने भरने वालों का भी बहुत कम मार्क्स देखे हैं। टीचर जो है वो बुद्धू नहीं है, वो आपसे ज्यादा अक्लमंद है। तो ये काम आप करिए कि केवल पन्ना भरने पे फोकस मत कीजिए, जो पूछा गया है। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं मैं, अगर आप मेरे सामने आते हैं
और मैं अगर आपसे बोलता हूं कि आप अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, मैंने क्या पूछा? ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और अगर आप राम कहानी मुझे 3-4 मिनट का लगे सुनाने, तो क्या मुझे पता नहीं लगेगा कि आप अपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन में क्या बोलेंगे? कि आपका नाम क्या है? जैसे मान लो बीपीएससी का इंटरव्यू है तो खैर उसमें तो मना है, लेकिन हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से, जैसे आप कहाँ से आते हैं, जिला का नाम क्या है, स्टेट का नाम क्या है, आपकी एजुकेशनल पृष्ठभूमि, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रही है वो बता दिया आपने। आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसके बारे में बता दी, मेरे लिए इतना सफिशियंट है। इससे ज़्यादा, या आपकी एक हॉबी अगर आपकी कुछ है तो आपने वो बता दिया। अगर आप अपने चाचा का नाम, अपनी बड़ाई, अपनी कुछ और चीज़ें बताने लगे, वो मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है, उससे मैं इरिटेट ही होऊंगा। तो आप ये समझिए कि जितना पूछा गया है आप उतनी ही बातों को लिखें। अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ज़्यादा आप लिख सकते हैं तो ऑफ कोर्स लिखिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप ब्लफ कर रहे हैं तो उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बात क्लियर कट आप रखिए। नाउ अभी क्या करना है? देखो मेरा मानना है, मैंने बोला ना कि आप रूम में हैं, आप उदास हैं, हताश हैं, सब होते हैं। मतलब मेरे फेज में मतलब मुझे एक ऐसा टाइम आया था, मैं बहुत उदास था, बहुत परेशान था, मुझे लगता था शायद मैं उठ नहीं पाऊंगा। बट उस फेज को भी आप ही को दूर करना पड़ेगा। मतलब लगा कि कुछ ना कुछ कोई नहीं कर पाएगा, आप ही करोगे। आपको उठ के फिर टेबल कुर्सी पे बैठना पड़ेगा। वो मुझे करना पड़ा, वो करना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको खुद को समझाना पड़ेगा कि ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप एक और काम करना, दूसरों को ना जस्टिफाई मत करो कॉल करके या ये करके। होता है, ये सब लोग करते हैं, हम भी सोचते हैं कि नहीं हुआ तो हम बताएं कि नहीं मैंने मेहनत किया था। नो डाउट अबाउट इट, आपने मेहनत किया होगा। मैं अगर अपना एग्जाम्पल बताऊं कि जिस टाइम पे मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी, उस टाइम पे मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं निकला था, और जिस टाइम पे एवरेज मेहनत किया था उस साल इंटरव्यू दिया था। तो प्रोपोर्शनेट हो चीज़ें, ऐसा बहुत कम चांस है, आप नहीं कह सकते। लक का बहुत बड़ा रोल है और आपको उठना ही पड़ेगा। आप खुद से क्वेश्चन कीजिए कि आप यहाँ तक अगर आए हैं तो क्यों आए हैं। आप एक ग्रेजुएट हैं, आपको इतनी सारी समझ है, कई साल आपने ग्रेजुएशन तक आपने स्पेंड किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप फिर से एक अपनी प्लानिंग नहीं बना सकते, फिर से आगे बढ़ने के लिए अपने आप को पुश नहीं कर सकते। मोटिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे की मोटिवेशन से कि आप खुद को मोटिवेट रखो। आज मैं कह दूंगा, कोई कह देगा, थोड़ी देर के लिए सुन करके आप वीडियो बदल दोगे और फिर वही काम करना शुरू कर दोगे, फिर वो पूरा पर्पस डिफीट हो गया आपका। मेरा कहना है कि अभी आप जिस भी स्थिति में हैं, जहां भी हैं, आपकी जो नियर प्रायोरिटी या नियर टर्म गोल जिसे कहते हैं या लॉन्ग टर्म गोल, उन दोनों को बनाइए। और आपको जो अभी प्राथमिकता लगती है, अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है तो आप जो भी एग्जामिनेशन सामने है उस पर फोकस कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सस्टेन करने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म का प्लान कीजिए, बट प्लान कीजिए। आपने मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक कोट पढ़ा होगा कि उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल, मतलब उन्होंने एक कोट दिया है कि अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, और दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल भी नहीं सकते हो तो रेंगो। मतलब कहने का अर्थ सोचिए कितना पॉजिटिविटी है इसमें, कि आप खाली मत बैठो, आप गिव अप मत करो, आप रुको नहीं, आप मेहनत करो। आपसे जितना हो पा रहा है आप कभी, और एक चीज हमेशा करना, आप कंपैरिजन मोड में मत जाना। जितना आप कंपेयर करोगे दूसरों से आप उतना परेशान रहोगे लाइफ में, किसी भी चीज में। देखिए हर कोई अपना एक मिशन लेकर यहाँ आता है और वो उसको जीता है। आपकी लाइफ अलग है, आपकी सर्कमस्टांसेस अलग हैं, हर चीज़ अलग है। रैंडमली आप किसी फ्रेंड से मिले, आप उससे तुलना करना स्टार्ट कर देते हैं कि कल ये हमारे साथ तो तैयारी कर रहा था जिसकी हो। क्यों करना है? आप अपनी कल के डेट में आप उससे ही बेहतर कर जाओगे। और ऐसा नहीं है कि आप पहले होगे जो ऐसा बेहतर करोगे, बहुत सारे लोग हैं। एक फ्रेंड अच्छा कर रहा था, दूसरा स्ट्रगल कर रहा था, बाद में उसने उससे भी अच्छा कर लिया। और जरूरी नहीं कि आप लाइफ की एक ही फील्ड में अच्छा करो, आप किसी और फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं। द होल पर्पस हेयर जो हमने ये वीडियो बनाया कि आप समझें कि मेंस का क्या रिक्वायरमेंट है, अपनी गोल्स को समझें और उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। धन्यवाद।